हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोविंद इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। इस वीडियो में जो लेसन आपका 5 चल रहा था पृष्ठ रसायन, उसका ये चौथी वीडियो है। इस चैप्टर के हमने नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं वो नोट्स जाकर डाउनलोड कर लें, लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर उनको पीडीएफ में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आज हम इस वीडियो में टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, फिर धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक। यानी कि ओवरऑल बात ये है, जो उत्प्रेरक है आपका वो पूरा खत्म कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्प्रेरक से। उत्प्रेरक होता क्या है? जैसे कि ऐसा समझिएगा, हम कोई लकड़ी है, समझो, मतलब मैं जनरली वैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ऐसा समझिए, ये है कोई लकड़ी और इस पे आप आग लगाना चाह रहे हो। क्या है ये? कोई ठोस लकड़ी है, या मैं कह रहा हूं ये मार्कर है, इस पर आग लगाओ, लग जाएगी, धीरे धीरे करके जलाओगे माचिस की तिली से, बहुत देर बाद जल जाएगी। लेकिन जब इस पर मैं पेट्रोल लगा दूं तो क्या होगा? पेट्रोल इस पर डाल दूं, फिर आग लगाऊं, बहुत जल्दी जल जाएगी। मतलब क्या है कि इस पर जो लकड़ी है उस पर जैसे हमने पेट्रोल डाल दी तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई, क्रिया की दर बढ़ गई, जल्दी से आग लग गई। इसके जस्ट विपरीत यदि हमारे पास में सूखी लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर हम पानी डाल दें तो फिर वो देर से जलेगी। तो मीन्स ये कि कोई एक ऐसा बाहरी पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, या तो उसकी दर को बढ़ा देता है या कम कर देता है, उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक की खास बात है कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल क्या है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। तो मतलब ये समझ में आ गई। तो देखो, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया में बिना भाग लिए उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है या कम कर देता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को, यानी कि अभिक्रिया के वेग को कम करना या बढ़ाने की जो घटना है उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में अंतर समझ में आया? उत्प्रेरक क्या है? एक ऐसा पदार्थ, जैसे कि हम मान लीजिए लकड़ी में, यानी कोई ये लकड़ी है और इस पर मैं आग जला रहा हूं, जब मैंने इसमें पेट्रोल डाल दी तो आग तेजी से जलने लगी। जो आग तेजी से जल गई तो ये घटना तो कहलाएगी उत्प्रेरण। जो पदार्थ मैंने जो डाला, यानी पेट्रोल जो डाली है, वो आपका उत्प्रेरक कहलाएगी। समझ में आ गई बात? यानी कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया में बिना भाग लिए उसके वेग को प्रभावित कर देता है, उसकी दर को चेंज कर देता है या उसकी दर को प्रभावित कर देता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक की एक खास बात है कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दूसरी बात, ये अभिक्रिया के अंत में इसकी बनावट, इसके बाहर में कोई अंतर नहीं आता है। यानी कि इसकी बनावट की यदि मैं बात करूं और इसके क्या बाहर की बात करूं, उत्प्रेरक की बनावट और बाहर में कोई चेंज नहीं आता है। यदि ये किसी अभिक्रिया में भाग लेगा तो अभिक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो उसके बाहर में, उसकी बनावट में कोई अंतर नहीं आता है। क्लियर हो गई बात? तो उत्प्रेरक खत्म हो गया, उत्प्रेरण समझ में आ गया। अब बात करते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। कई सारे प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जानेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, यानी कि वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसका एग्जांपल से एक देखिएगा, ये लेकर दे रहे हैं हम। क्या है? 2KClO3 जब हम MnO2 मिलाते हैं इसमें तो इस अभिक्रिया की क्या हो जाती है, दर बढ़ जाती है, तेजी से चलने लगती है। इस अभिक्रिया में KCl बनता है और इस KCl बनने की दर जो होती है बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसलिए ये धनात्मक उत्प्रेरण है। अब बात कर लेते हैं, हम आ जाते हैं आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक अपने आप समझ गए होंगे, यानी वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं या किसी अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरण भी समझ में आ गया। जैसे ये, जब हम Na2SO3 सोडियम सल्फाइड पर ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं और जब इसमें ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं तो Na2SO4 बनता है। लेकिन जब इसकी एल्कोहल, इसकी उपस्थिति, यानी ये क्रिया जब एल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो ये अभिक्रिया क्या होती है, बहुत धीरे बनती है, यानी कि क्या, बहुत कम हो जाती है, और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है। और इस घटना को क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम समांग उत्प्रेरण क्या होता है। समांग का मतलब यह है, समांग मतलब समान,
जो अभिक्रिया, जैसे ये देखिए, ये क्रिया को ढंग से देखिए, ये अभिक्रिया में ये क्या है, आपके अभिकारक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। और ये क्या है, उत्पाद है। जो अभिक्रिया के बनने के बाद, संपन्न होने के बाद में जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। तो समांग उत्प्रेरक क्या होते हैं, जब अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक उत्पाद नहीं, अभिकारक और ये क्या है आपका उत्प्रेरक, ये यहां पर ये जो क्या है, ये उत्प्रेरक होता है। ठीक है, ये NO क्या है, गैस है। ये SO2 क्या है, ये भी गैस है। और O2 क्या है, ये भी गैस है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही प्रावस्थाओं में होते हैं, अर्थात ये एक ही प्रावस्था में पाए जाते हैं, या तो वो गैस गैस हो, या आपका सॉलिड सॉलिड हो, या लिक्विड लिक्विड हो। समझ में आ गई बात। यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्थाएं समान होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समांग उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को समांग उत्प्रेरण कहते हैं। विषमांग में देखिएगा, ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक लोहा, यानी कि ये क्या है आपका सॉलिड है, ठोस। H2 क्या है, गैस है। N2 क्या है, गैस है। तो मतलब क्या हो गया, यानी कि वह उत्प्रेरक, यानी वह क्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो समांग, वैसे समांग उत्प्रेरक नहीं, ये इसका मतलब ये होगा समांग विषमांग उत्प्रेरण। ठीक है, और ये मतलब विषमांग उत्प्रेरण। तो विषमांग उत्प्रेरण और समांग उत्प्रेरण इस तरीके से आता है, ये नाम से उत्प्रेरक नहीं लिखा होगा। ठीक है, वैसे मैंने दोनों चीज बता दी है आपको। क्लियर होगी बात। तो समांग उत्प्रेरण क्या है, यानी कि वह क्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में पाए जाते हैं, एक ही अवस्था में पाए जाते हैं, एक ही प्रावस्थाओं में मिलते हैं, उस घटना को हम क्या कहते हैं, समांग उत्प्रेरण कहते हैं। और जिसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और ये उत्पाद नहीं बोलोगे, अभिकारक और ये क्या, उत्प्रेरक कैसी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं। जैसे कि ये दोनों गैस हैं और ये आपका सॉलिड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब आपका ये स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है। स्वतः का मतलब सेल्फ, अपने आप, यानी कुछ क्रियाओं में क्या होता है, यानी उत्पाद जो बनता है वही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उत्पाद जो बनता है वही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, अर्थात वही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने लगता है, या तो कम कर देगा या बढ़ा देगा। तो उसी घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं, और इस उत्प्रेरक को स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है, जाता हूं आपका, ये है एथिल एसीटेट, नाम लिख लेना आप, एथिल एसीटेट। जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो ये क्या बनता है, CH3COOH बनता है। तो यही यहाँ पर क्या उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका उत्पाद बना, और यही उत्पाद क्या है आपका, वो उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल क्या, कि वे अभिक्रिया जिनका उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है उसी को हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक को इस तरीके से करेंगे, हमारे पास में एक अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में संपन्न नहीं हो रही है, लेकिन यह अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। इसका जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे फुल, तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, विस्तार से और जानकारी करेंगे। फिलहाल आपको परिभाषाएं आई होप का बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोट्स नीचे दे रखे वहां से जाकर उनको डाउनलोड कर लेना। जय हिंद।